द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम क्वांटम दुनिया की एक शायद सबसे अजीब और हैरान करने वाली हकीकत पर बात करेंगे। क्वांटम टनलिंग। ये वो घटना है जहां एक कण, जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन, ऐसी दीवार को पार कर जाता है जिसे पार करने की ऊर्जा, मतलब शास्त्रीय रूप से उसके पास है ही नहीं। बिल्कुल, क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से तो ये नामुमकिन है। ये कुछ वैसा ही है जैसे आप एक गेंद को दीवार पर फेंकें और वो दूसरी तरफ निकल जाए बिना दीवार को तोड़े हुए। तो आज हमारी बहस का बड़ा सवाल यही है, इस जादुई करतब के पीछे की असल वजह क्या है? क्या ये कण की तरंग वाली प्रकृति यानी उसके वेव नेचर का एक सीधा साधा नतीजा है, या फिर ये हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का एक कहीं ज्यादा गहरा सबूत है जो बताता है कि क्वांटम दुनिया की बुनियाद ही एक तरह से अनिश्चितता पर टिकी है? मेरा मानना है कि टनलिंग का जो असली राज है वो अनिश्चितता के सिद्धांत में ही छिपा है। ये सिर्फ एक लहर का दीवार से रिसना नहीं है, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि कुदरत के सबसे बुनियादी स्तर पर कुछ भी तय नहीं है। और मैं ये पक्ष रखूंगी कि क्वांटम टनलिंग को समझने का सबसे सीधा और तार्किक तरीका कणों की तरंग प्रकृति ही है। श्रोडिंगर का समीकरण हमें जो बताता है ये ठीक वही है। ये क्वांटम फिजिक्स की गणित का एक बहुत स्वाभाविक नतीजा है। देखिए, मेरी नज़र में इसे समझने का सबसे साफ तरीका है कणों की तरंग प्रकृति को मानना। क्वांटम लेवल पर एक इलेक्ट्रॉन या कोई भी कण सिर्फ एक छोटी सी गेंद नहीं होता, उसे एक तरंग फलन या वेव फंक्शन से दिखाया जाता है। अब इसे ऐसे सोचिए जैसे पानी में एक लहर हो। जब वो लहर किसी दीवार से टकराती है तो वो एकदम से रुक नहीं जाती है ना, उसका असर दीवार के अंदर तक जाता है। और अगर दीवार बहुत मोटी ना हो तो उस लहर का एक छोटा सा हिस्सा दूसरी तरफ भी महसूस होता है। क्वांटम कण का जो तरंग फलन है वो भी ठीक ऐसा ही करता है। जब वो किसी ऊर्जा की दीवार यानी एक एनर्जी बैरियर से टकराता है तो उसका फलन शून्य नहीं होता, बल्कि दीवार के अंदर धीरे धीरे घटता चला जाता है। और अगर दीवार पतली है तो उस तरंग फलन का एक सिरा दूसरी तरफ भी मौजूद होता है। और तरंग फलन की मौजूदगी का मतलब ही है कण के वहां पाए जाने की संभावना। तो सीधी सी बात है, कण टनल इसलिए कर पाता है क्योंकि उसकी तरंग वाली फितरत उसे ऐसा करने देती है। ये कोई जादू नहीं, ये श्रोडिंगर समीकरण का एक सटीक हल है। अब मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा कि तरंग फलन इस घटना को गणितीय रूप से समझाता है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप लक्षण को ही कारण समझ रहे हैं। तरंग फलन हमें यह बताता है कि टनलिंग कैसे होती है, लेकिन ये नहीं बताता कि क्यों होती है। इसका क्यों हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत में छुपा है। यह सिद्धांत कहता है कि आप एक ही समय में किसी कण की सटीक जगह और उसकी सटीक रफ्तार दोनों एक साथ नहीं जान सकते। इस बुनियादी अनिश्चितता का एक और रूप है ऊर्जा और समय के बीच का रिश्ता। इसका मतलब यह है कि बहुत ही छोटे समय के लिए एक कण की ऊर्जा में भी भारी अनिश्चितता हो सकती है। वो पल भर के लिए ऊर्जा उधार ले सकता है, और यही उधार ली हुई ऊर्जा उसे उस दीवार को पार करने की ताकत देती है जिसे पार करने की उसकी स्थायी ऊर्जा नहीं है। तो ये किसी तरंग का रिसना नहीं है, बल्कि ये क्वांटम दुनिया की उस बुनियादी हकीकत का सबूत है जहां कुछ भी पूरी तरह से तयशुदा नहीं है। अनिश्चितता ही यहाँ का असली कानून है। लेकिन रुकिए, आप जिसे ऊर्जा उधार लेना कह रही हैं वो एक बहुत ही ढीला ढाला तरीका है इसे देखने का। तरंग फलन का जो नज़रिया है वो कहीं ज़्यादा मजबूत और ठोस है। ये सिर्फ गणित का कोई खेल नहीं है, हम असल में इसके असर को माप सकते हैं। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप यानी STM। आप STM का उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन क्या वो वाकई में ये साबित करता है कि तरंग असली है, या बस ये दिखाता है कि हमारी जो संभावना की गणना है वो काम करती है? बिल्कुल, यही साबित करता है। सोचिए STM काम कैसे करता है। एक बहुत ही पतली सुई को किसी सतह के इतने करीब लाया जाता है कि वो उसे लगभग छूने वाली हो, पर छूती नहीं है। उनके बीच एक छोटा सा खाली गैप होता है। अब क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से तो कोई भी इलेक्ट्रॉन उस गैप को पार नहीं कर सकता, लेकिन क्वांटम टनलिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन उस गैप को पार करके सुई तक पहुंच जाते हैं, जिससे एक बहुत छोटा सा करंट पैदा होता है, जिसे हम टनलिंग करंट कहते हैं। और ये करंट गैप की दूरी के साथ इतनी तेजी से बदलता है कि हम सतह पर मौजूद एक एक परमाणु की बनावट तक देख सकते हैं।
हम सचमुच उस तरंग फलन के असर को माप रहे हैं जो उस गैप में रिसाव कर रहा है। ये तरंग प्रकृति का एक सीधा व्यवहारिक इस्तेमाल है, कोई काल्पनिक विचार नहीं। मैं मानता हूं कि एसटीएम एक शानदार तकनीक है और टनलिंग करंट का मापा जाना एक हकीकत है। लेकिन सवाल यह है कि हम माप क्या रहे हैं? क्या हम पानी की लहर जैसी किसी भौतिक चीज को माप रहे हैं या हम सिर्फ एक संभावना को माप रहे हैं? मेरी दलील यह है कि तरंग फलन किसी भौतिक तरंग का नक्शा नहीं है, वो एक संभावना के बादल का नक्शा है। सोचिए कि इलेक्ट्रॉन एक धुंधला सा बादल है। ये बादल जितना फैला होगा हमें उतना ही कम पता होगा कि इलेक्ट्रॉन ठीक कहाँ है। यही तो अनिश्चितता है। टनलिंग तब होती है जब यह बादल इतना फैल जाता है कि इसका एक छोटा सा हिस्सा दीवार के दूसरी तरफ भी मौजूद होता है। तो जब आप टनलिंग करंट मापते हैं तो आप असल में इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि हाँ, इलेक्ट्रॉन के दीवार के दूसरी तरफ होने की एक संभावना है, और ये संभावना अनिश्चितता के सिद्धांत से पैदा होती है। इसलिए अनिश्चितता का सिद्धांत ज्यादा बुनियादी है। तरंग फलन तो बस उस अनिश्चितता को बयान करने का एक गणितीय तरीका है। मुझे लगता है कि संभावना का बादल कहना तरंग फलन की भौतिक सच्चाई को कम आंकना है। डबल स्लिट जैसे प्रयोग साफ दिखाते हैं कि ये तरंगे आपस में टकराकर इंटरफेरेंस पैटर्न बनाती हैं, ठीक वैसे ही जैसे पानी की लहरें बनाती हैं। ये सिर्फ संभावना का गणित नहीं है, ये कण के व्यवहार का सबसे अच्छा विवरण है जो हमारे पास है। चलिए एक और प्राकृतिक उदाहरण लेते हैं, रेडियोधर्मिक क्षय। यूरेनियम जैसे भारी परमाणुओं के नाभिक में अल्फा कण मौजूद होते हैं। ये कण नाभिक के अंदर एक मजबूत परमाणु बल द्वारा एक तरह से कैद होते हैं, जो एक बहुत ऊंची ऊर्जा की दीवार की तरह काम करता है। अब इन अल्फा कणों के पास इतनी ऊर्जा नहीं होती कि वो इस दीवार को फांद कर बाहर आ सकें। फिर भी वो बाहर निकलते हैं और इसी को हम रेडियोधर्मिता कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका तरंग फलन उस ऊर्जा की दीवार से टनल कर जाता है। ये तरंग प्रकृति का एक क्लासिक उदाहरण है, जहां तरंग की प्रकृति उसे एक ऐसी जगह मौजूद रहने की इजाजत देती है जहां शास्त्रीय रूप से उसे नहीं होना चाहिए। रेडियोधर्मिक क्षय का आपका उदाहरण अच्छा है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि अनिश्चितता का सिद्धांत सूर्य में होने वाले न्यूक्लियर फ्यूजन को कहीं बेहतर तरीके से समझाता है? सूर्य के केंद्र में तापमान और दबाव बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी वो इतना ज्यादा नहीं है कि दो प्रोटॉन, जिन पर एक जैसा पॉजिटिव चार्ज होता है, एक दूसरे के जबरदस्त प्रतिकर्षण मतलब कूलॉम बैरियर को पार करके आपस में जुड़ सके। उनकी जो औसत ऊष्मीय ऊर्जा है वो इस दीवार को तोड़ने के लिए काफी नहीं है। तो फ्यूजन होता कैसे है जिससे हमें रोशनी और गर्मी मिलती है? वहां भी तो तरंग फलन ही काम करता है। प्रोटॉन का तरंग फलन प्रतिकर्षण की दीवार को टनल कर जाता है। लेकिन इसे अनिश्चितता के नजरिए से देखिए, ये ज्यादा सहज लगता है। प्रोटॉन की स्थिति में अनिश्चितता का मतलब है कि वो कभी-कभी एक दूसरे के इतने करीब प्रकट हो सकते हैं जितना शास्त्रीय रूप से संभव नहीं था, और साथ ही ऊर्जा समय अनिश्चितता उन्हें पल भर के लिए वो जरूरी ऊर्जा उधार लेने देती है जिससे वो प्रतिकर्षण पर काबू पा सकें। ये एक ज्यादा गतिशील तस्वीर है। यहां कणों को दीवार के पार रीसने वाली तरंगों के रूप में सोचने के बजाय ये सोचना ज्यादा मजबूत लगता है कि क्वांटम अनिश्चितता उन्हें उन जगहों और ऊर्जाओं पर मौजूद रहने की इजाजत देती है जो आमतौर पर प्रतिबंधित है। ये अनिश्चितता के सीधे प्रभाव का एक जबरदस्त उदाहरण है। आप जिस चीज को ऊर्जा का उधार लेना कह रहे हैं, वो भी असल में तरंग कण द्वैत का ही एक दूसरा पहलू है। अनिश्चितता का सिद्धांत तरंग प्रकृति से ही निकल कर आता है, उससे अलग नहीं है। सोचिए, एक तरंग की परिभाषा ही यही है कि वो फैली हुई होती है, उसकी कोई एक सटीक जगह नहीं होती, और क्योंकि वो फैली हुई है उसकी कोई एक सटीक वेवलेंथ भी नहीं होती, जिसका मतलब है कि उसका कोई एक सटीक संवेग यानी मोमेंटम भी नहीं हो सकता। यही तो है स्थिति और संवेग का अनिश्चितता सिद्धांत। तो तरंग कण द्वैत ज्यादा बुनियादी अवधारणा है, अनिश्चितता तो उसी का एक गणितीय नतीजा है। जब हम तरंग प्रकृति पर ध्यान देते हैं तो हम असल कारण पर ध्यान दे रहे होते हैं। अनिश्चितता तो बस उस कारण का एक लक्षण है। माफ कीजिएगा, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मुझे लगता है कि आप इसे ठीक उल्टा देख रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा कि अनिश्चितता क्वांटम दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे मौलिक नियम है। ये कोई नतीजा नहीं है, ये खुद बुनियाद है। ये ब्रह्मांड के बारे में एक गहरा सच बताता है कि गुण एक साथ पूरी तरह से मौजूद ही नहीं होते। एक कण में एक ही समय पर एक सटीक जगह और एक सटीक रफ्तार होती ही नहीं है।
तरंग कण द्वैत तो बस वो तरीका है जिससे हम इस बुनियादी अनिश्चितता को महसूस करते हैं। जब हम कण की स्थिति जानने की कोशिश नहीं कर रहे होते तो वो अपनी अनिश्चित प्रकृति के कारण एक तरंग की तरह व्यवहार करता है, मतलब संभावनाओं में फैला रहता है, और जैसे ही हम उसे मापते हैं उसकी स्थिति तय हो जाती है और वो एक कण जैसा लगता है। इसलिए अनिश्चितता ही वो इंजन है जो इन सभी व्यवहारों को चला रहा है, जिसमें टनलिंग भी शामिल है। टनलिंग इस मौलिक धुंधलेपन का एक सीधा प्रदर्शन है, न कि सिर्फ एक तरंग के गणित का नतीजा। आज की इस चर्चा को समेटते हुए मेरा पक्ष अब भी यही है कि क्वांटम टनलिंग की घटना को कणों की तरंग प्रकृति के सीधे परिणाम के रूप में सबसे अच्छी तरह समझा जा सकता है। श्रोडिंगर समीकरण द्वारा वर्णित तरंग फलन का व्यवहार इस घटना के लिए एक ठोस, पूर्वानुमानित और भौतिक रूप से सहज आधार देता है। ये हमें न केवल ये गणना करने की अनुमति देता है कि टनलिंग की संभावना क्या है, बल्कि ये भी बताता है कि कण का व्यवहार अवरोध के भीतर और बाहर कैसे बदलता है। यह एक संपूर्ण और सुसंगत तस्वीर है जिसका इस्तेमाल हम STM से लेकर टनल डायोड तक हर चीज को डिजाइन करने में करते हैं। और मेरा निष्कर्ष ये है कि जबकि तरंग फलन एक बेहद उपयोगी गणितीय साधन है, टनलिंग के पीछे की जो गहरी वजह है वो क्वांटम अनिश्चितता का सिद्धांत है। यह हमें याद दिलाता है कि क्वांटम स्तर पर कणों में एक ही समय में निश्चित गुण नहीं होते हैं, और यही अनिश्चितता उन्हें ऊर्जा और स्थिति की सीमाओं को पार करने की शक्ति देती है। यह एक अधिक मौलिक व्याख्या है जो क्वांटम यांत्रिकी के दिल में जाती है और बताती है कि ब्रह्मांड हमारी रोजमर्रा की सहज समझ से कहीं ज्यादा अजीब और संभावनाओं से भरा है। यह सिर्फ एक समीकरण का हल नहीं है, यह हकीकत की प्रकृति का एक बयान है। खैर, चाहे इसे तरंग फलन के विस्तार के रूप में देखा जाए या क्वांटम अनिश्चितता के एक अनिवार्य परिणाम के रूप में, क्वांटम टनलिंग एक ऐसी हकीकत है जिसके बिना आज की दुनिया की कल्पना नहीं की जा सकती। हमारे कंप्यूटरों में लगी फ्लैश मेमोरी से लेकर बहुत तेज काम करने वाले टनल डायोड तक, सब कुछ इसी पर निर्भर करता है। बिल्कुल, और यह हमें तारों में जीवन देने वाली प्रक्रियाओं को समझने में भी मदद करता है। यह इस बात का एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि सूक्ष्म जगत हमारे मैक्रोस्कोपिक दुनिया के नियमों से कितना अलग है। साफ है कि इस विषय में अभी भी बहुत कुछ है जिसे खोजा और समझा जा सकता है।